जम्मू कश्मीर के चिंतगाम पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर अभी भी जारी है। फायरिंग का तबादला रुक गया है। अब तक 3 मिलिटेंट को मारा गया है। पुलिस ने अब तक तीनों मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक नहीं की है। ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक की है। मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, अपडेट बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, अभी जो हमारे ज़राए से जो मालूम हुआ, इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। कहा जाता है यही कि जो जैश का एक ग्रुप जो था वो चंदगाम इलाके में था, तो उसके बाद फोर्सेस ने रात को ही इस इलाके का मुहसरा किया था और फिर झड़प शुरू हुई थी। तो अभी तक जो है गोलियों का तबादला है वो रुक गया है और कहा जाता है यही कि जैश के जो 3 मिलिटेंट है वो इसमें मारे गए हैं। बिलाल, क्या पुलिस ने इसकी तस्दीक कर ली है? देखिए मुनज़्ज़ा, अभी तक पुलिस ने ट्वीट करके एक की तस्दीक की है, लेकिन जो अभी हमारे पास जो ज़राए से मालूम हुआ है उसके मुताबिक जो फायरिंग का जो तबादला है यहाँ पर वो रुक गया है। और जो ज़राए से हमें मालूम यही हुआ है कि जो इसमें तीनों मिलिटेंट जो मुहासरे में फंसे हुए थे वो तीनों मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और उनका ताल्लुक जैश से बताया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो मारे गए मिलिटेंट है उनमें से एक का जो गैर मिल्की है और 2 मिलिटेंट जो है वो मुकामी है। जी मुनज़्ज़ा, इलाके में कैसे सूरत हाल बिलाल? देखिए मुनज़्ज़ा, इस वक्त यहाँ बारिशें भी हो रही थी और जो चंदगाम इलाके को जाने वाली जो रास्ता सड़कें हैं उनको पुलिस और सीआरपीएफ ने सील कर दिया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी को तैनात किया गया है। जी बिलाल, क्या इंटरनेट और फोन सर्विसेज चल रही हैं? पहले जो एनकाउंटर शुरू हुआ था चंदगाम इलाके में ही जो इंटरनेट सर्विस थी वो मुअत्तल कर दी है, लेकिन अब जो इसके बाद जो हलाकतें हुई, मिलिटेंटों की जो हलाकतें हुई, उसके बाद पूरा जो पुलवामा एरिया है इसमें जो है इंटरनेट खदमात जो है वो अब मुअत्तल कर दी गई। बिलाल, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद का मामला रोशनी में आया है। कोलबेड़िया थाना हदूद में हुजूम ने मखसूस पेड़ काटने के इल्जाम में एक फर्द को पीट कर मार डाला। जनूबी हुजूम ने लाश को नजर आतिश कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुंडा फिरके के मजहबी जज्बात मखसूस पेड़ से जुड़े हैं। अक्टूबर 2021 में महलूक ने दरख्त काटते थे, तब से मुंडा फिरका इससे बरहम था। गुज़िश्ता दिनों फिरके ने मीटिंग की और उसमें पेड़ काटने वाले को सबक सिखाने का फैसला लिया गया। झारखंड से हमारे नुमाइंदे श्रीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीराम, ये पूरा मामला क्या है? ये देखिए, पेड़ काटने का आरोप था युवक पर और एक बैठक बुलाई गई जिस पर लगभग 500 लोग जुटे थे और पुलिस भी वहां मौजूद थी। क्योंकि पुलिस की संख्या कम थी, युवक को घर से बुलाया जाता है, घर से उठाकर लाया जाता है। पेड़ क्यों काटा बोलकर पहले थोड़ी पिटाई की जाती है और जैसे ही बेहोशी की हालत में युवक आता है उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। जो मृतिका की पत्नी है वो पैर पकड़कर पुलिस का गिड़गिड़ाते रही कि भैया हवाई फायरिंग कर दो ताकि मेरे पति की जान बच जाए, पर पुलिस खड़ी रही मुखदर्शक बनकर। पुलिस को भी हल्का मारपीट हुआ है, भीड़ ने पुलिस को भी धक्का मुक्की किया है, पर पुलिस ने फायरिंग नहीं किया और युवक को जिंदा जला दिया गया है। सिमडेगा के लिए, पूरे झारखंड के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और गाँव में जो दहशत है वो देखते ही बनती है। आज सुबह भी मैं गया था, जो मृतिका की पत्नी है, जो माँ है, उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं कि पेड़ काटना इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं था जिसके कारण उसे जिंदा जला दिया जाए। बिल्कुल श्रीराम, पेड़ काटने पर वो भी पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घिनौनी हरकत अंजाम दी जाती है। पुलिस वहां पर मौजूद थी तो कर क्या रही थी, अगर पहले से ही पुलिस को पता था कि इस तरह की मीटिंग, इस तरह की बैठक होने जा रही है? जी बिल्कुल, जैसा परिवार वालों ने बताया, आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं, पर उन्होंने कहा कि पैर पकड़कर हम गिड़गिड़ाते रहे कि पुलिस भैया फायरिंग कर दो, हवा फायरिंग कर दो, हवाई फायरिंग कर दो तक ताकि मेरे पति की जान बच जाए, पर पुलिस ने नहीं सुना। और पुलिस भीड़ तंत्र के जो इस विभत्स घटना था उसे मुखदर्शक बनकर देखते रही। आप ये भी कह सकते हैं कि पुलिस ने ये हत्या कराई, क्योंकि पुलिस खड़ी थी, सिमडेगा पुलिस वहां खड़ा था, पूरा टीम खड़ी थी, उसके बाद भी हत्या हुई है। तो क्या कहेंगे, पुलिस ही अपने संरक्षण में हत्या करा दी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। बिल्कुल श्रीराम, पुलिस की सामने ही ये मौत हुई है और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, ऐसे में पुलिस जिम्मेदार है। तो झारखंड सरकार ने इस जानिब कोई कदम उठाया है, कोई बयान सामने आया हो झारखंड सरकार की तरफ से?
जी देखिए, जब हत्या हो जाती है तो राजनीति गर्म होती है। राजनीति में जैसे उसे भाजपा का कार्यकर्ता बनाया जा रहा है। प्रदेश के अध्यक्ष जो भाजपा के हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने बयान दिया है कि झारखंड पुलिस फेल है, हेमंत सरकार फेल है, मॉब लिंचिंग का कानून बना है झारखंड में, उसके बाद मॉब लिंचिंग पहली घटना झारखंड में हुई है। और हेमंत सोरेन ने भी जो जिला के उपायुक्त है एसपी को जांच के आदेश दिए हैं, पर जांच हो रही है, क्या हो रही है तो पता नहीं चल रहा है। पर अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या एफआईआर हुआ है, कि क्या नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं या कोई एफआईआर हुआ है, ये भी पुलिस अभी तक नहीं बता रही है। सिर्फ पोस्टमार्टम आज होना है, क्योंकि हालत इतनी सब की खराब है उसे कि फोरेंसिक जांच के लिए रांची भेजा जा सकता है, यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता है। पूरी तरह से बॉडी जल गई थी, उसे दमकल से पानी मारकर बुझाया गया है चिता को, उसके बाद शव को कब्जे में लिया गया और अभी कोलेबिरा थाने में रखा गया है। आज संभवतः या तो सिमडेगा लाया जाएगा सदर अस्पताल या उसे रांची रिम्स भेजा जाएगा, क्योंकि मामला फोरेंसिक जांच का बनता है। बिल्कुल। और श्री राम, ये पूरा मामला जो है पुलिस की और झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की कलेब ही खोलता है। श्री राम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक हफ्ते हैं 6 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। सिर्फ एक दिन में 37,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद भी 2,000 के पार है। दिल्ली में कोरोना फैलाव को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने वीकेंड कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया। हफ्ता और इतवार के दिन सख्त जवाबित नाफिज रहेंगे। मेट्रो और बसें 100% सहूलत के साथ चलेंगी, लेकिन कोरोना के जवाबित पर सख्ती से अमल होगा। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, 6% का इजाफा हुआ है कोरोना के केसेस में। ऐसे में क्या कुछ इंतजामात दिल्ली सरकार की जानिब से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोविड के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ सख्ती की है। सरकार ने नई गाइडलाइंस तैयार की हैं और उन्होंने कहा है कि जो वीकेंड कर्फ्यू जिस तरीके से लगाया गया है, दिल्ली में सैटरडे और संडे को वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन फल और सब्जी की जो दुकानें हैं वो सिर्फ खुली रहेंगी। बाकी पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो सैटरडे संडे को बंद रहेगा। और साथ ही मास्क, सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी, ये सब चीज़ें जो हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो पहले से भी हमें नियमों का पालन करना चाहिए था, इसको लेकर और ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि अगर लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो जिस तरीके से चालान राशि जो है पहले 2,000 रुपये थी, अब अगर लोग इसका पालन नहीं करते तो इस राशि को भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो इस राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही जिस तरीके से कोविड के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों की अगर मैं बात करूं तो अस्पतालों में किस तरीके से वार्ड बढ़ाए गए हैं, तो मैं बताऊं कि दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोविड का एक नया वार्ड बना दिया गया है। आईटीबीपी में 650 बेड का एक अस्पताल जो है वो शुरू किया गया है। एलएनजेपी को पूरी तरीके से कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। और साथ ही दिल्ली के जितने भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन सभी जगह पे जो एक वार्ड है उनको कोविड मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जो कोविड के जो चेयरमैन हैं आईसीएमआर के डॉक्टर एनके अरोड़ा, कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में तीसरी लहर जो है वो आ चुकी है। अगर भारत में तीसरी लहर आ चुकी है तो उसके हिसाब से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर आई थी, डेल्टा आया था, तो सबने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी थी और किस तरीके से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो तीसरी लहर के लिए हम लोगों को किस तरीके से तैयार रहना है। सरकार हालांकि ये दावा कर रही है कि पूरी तरीके से दिल्ली से लेकर पूरा भारत पूरी इस तीसरी लहर के लिए तैयार है, लेकिन समझने वाली बात ये होगी कि अगर हम इस बीमारी को यहीं पर रोक दें और इस पे हम कंट्रोल कर सकें तो हमको जो डेल्टा की जो दूसरी लहर आई थी उसमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था वो इनमें नहीं करना पड़ेगा। और इस सरकार ने हालांकि कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ में एक वर्चुअल बैठक की थी और उस वर्चुअल बैठक में उन्होंने ये जाना था कि सभी राज्यों की स्थिति क्या है। एक समीक्षा बैठक की गई थी और सभी राज्यों से उनका डेटा मांगा है कि किस तरीके से उनके यहाँ जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और उनके यहाँ अस्पतालों की क्या व्यवस्था की गई है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं कि नहीं है। तो इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की गई थी। हालांकि सभी लोग ये कह रहे हैं, सभी राज्य कह रहे हैं कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे यहाँ राज्यों में पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन
हम तीसरी लहर हो या कोविड का जो नया वेरिएंट है उससे बचने की अगर हम बात करें तो हम उससे तभी बच सकते हैं जब लोग खुद से अवेयर होंगे। अगर बिल्कुल, लोगों का अवेयर होना काफी ज्यादा जरूरी है, लोगों का गाइडलाइन को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक हफ्ते में 6% से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। प्रीति, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र हुकूमत की आज मीटिंग होनी है। कोरोना के हवाले से महाराष्ट्र सरकार ये मीटिंग करने जा रही है। सूरत हाल का इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में नए मामलों की तादाद 9 से 18,000 तक पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र हुकूमत मीटिंग करने जा रही है। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए महासरकार ये मीटिंग करने जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से नए मामलों की तादाद 9 से 18,000 तक पहुंच गई है। तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस भी तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तेजी से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, 9 से 18,000 तक पहुंच गए हैं, ऐसे में मीटिंग होने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कल का जो आंकड़ा आया पूरे महाराष्ट्र में 18,000 से ऊपर मामले आए और मुंबई में सिर्फ जो है 10,000 से ऊपर मामले आए। वहीं अगर ओमिक्रॉन की बात करें, कल एक दिन में 75 नए मामले आए और ओमिक्रॉन की संख्या पूरे महाराष्ट्र में बढ़कर हो चुकी है 653। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी मुद्दे पे जो है मंत्रालय में 9 बजे जो है बैठक शुरू होगी। यहाँ पर अजीत पवार की अध्यक्षता में यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री और सरकारी अधिकारी मौजूद रहेंगे। संक्रमण को रोकने के लिए क्या नए और प्रतिबंध लगाने चाहिए, इस पर होगा मंथन। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल में उमड़ने वाली भीड़ को कैसे कम किया जा सकता है, उस पर भी बैठक होगी चर्चा। धार्मिक स्थलों, सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को कम करने को लेकर भी क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी होगी चर्चा। और जो भी चर्चा होगी उसकी जानकारी जो है सीएम उद्धव ठाकरे को दी जाएगी, क्योंकि जो भी नए प्रतिबंध लगाने हो, नई गाइडलाइन जारी करनी होगी, उस पर अंतिम फैसला जो है, अंतिम मुहर जो है वो सीएम उद्धव ठाकरे ही लेंगे। कल हमने देखा कि मुंबई की महापौर ने साफ कह दिया कि अगर 20,000 तक केसेस आते हैं तो लॉकडाउन की संभावना हो सकती है। और वहीं कुछ ही देर बाद जो महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हालांकि अभी तक लॉकडाउन पे कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाने होंगे, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र में आंकड़े बहुत बढ़ रहे थे। कहाँ पे पिछले 20-25 दिन पहले जो है 400, 500 या 1000 आंकड़े आते थे और आज 18,000 तक आंकड़े आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई सारी गाइडलाइन पिछले दिनों जारी की जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे। अमित, ये बता दें कि एक बार फिर मुंबई गिरी हुई है और इतने केसेस जो है 10,000 केसेस मुंबई से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या वजह समझी जा रही है कि इतने केसेस तेजी से मुंबई में बढ़ रहे हैं और उसमें ओमिक्रॉन के केसेस कितने हैं? देखिए, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे रोजाना जो है हजारों यात्रियों का आना जाना है, तो इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस जो सामने आ रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे केसेस है जो जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है विदेशों से आने वाली है, तो कहीं कहीं इसकी वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। और जैसा कि सरकार का कहना है कि लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, लोग ये भूल चुके हैं कि कोरोना नाम की भी एक महामारी यहाँ पे बैठी हुई है। तो इस तरह की जो तर्क वितर्क है वो हर तरफ से निकल सामने आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस समय फिर से एक बार मुंबई, महाराष्ट्र मुसीबत में आ चुका है। और पूरे देश में जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है, शुरुआत से लेके आज तक सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र, मुंबई में पहले भी थे, बीच में भी थे और आज भी सबसे ज्यादा आंकड़े जो है हमारे मुंबई, महाराष्ट्र में ही हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह चिंतित है। रोजाना मैं आपको बताऊं, रोजाना गाइडलाइन जारी हो रही है, चाहे एयरपोर्ट से आने वाले जो लोग हैं एयरपोर्ट पे उनसे आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट को लेकर गाइडलाइन, सोसाइटी में अगर जो है कोई पेशेंट मिल जा रहे हैं उनको लेकर नई गाइडलाइन जो है। तो ऐसी कई सारी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, लेकिन आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस कारण सरकार की चिंताएं बढ़ चुकी है। और अब देखना ये होगा महत्वपूर्ण कि आज की बैठक में क्या कुछ कड़े प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया जाता है और क्या कुछ नई गाइडलाइन निकलकर सामने आती है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं कर्नाटक में 2 हफ्तों के लिए वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। रियासत में कोरोना के मामलों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हुकूमत की जानिब से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया।
वीकेंड कर्फ्यू जुम्मे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। पब्स, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और ऑडिटोरियम 50% गुंजाइश के साथ खुले रहेंगे। कोरोना के नए हिदायत 5 जनवरी रात 10 बजे से 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगे। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात के स्कूल बंद रहेंगे। 2 हफ्तों तक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। इबादत गाहों में 50% ही लोग इबादत कर सकेंगे। शादी हॉल में सिर्फ 100 लोगों को शिरकत की इजाजत होगी। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा फिर से तूल पकड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 42,991 अफराद कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 1052 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 659 नए मामले सामने आए हैं। मिर्चल मलकाजगिरी में 116 और जिला रंगारेड्डी में 109 केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमे सेहत के आदाद के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 7 दिनों में कोरोना के केस में 730% इजाफा हुआ है। कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया है। 6 जनवरी से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी होंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब बंद रहेंगे, जबकि 8वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार के सभी प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं। सीएम का जनता दरबार भी अब नहीं लगेगा। पूरी दुनिया कोरोना की जद में है। फ्रांस, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में फ्रांस में रिकॉर्ड 2,71,000 जबकि बर्तानिया में 2,18,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में तकरीबन 90% बालिग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। यहां अवामी मकामात पर आने जाने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी है। तमाम इक़दामात के बावजूद फ्रांस में लगातार नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि बर्तानिया में नए साल में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अस्पतालों में हेल्थ वर्करों की कमी के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन दहानी कराई है। बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस के मौके पर इंग्लैंड में बंदिशें आयद न करने के फैसले का भी अपना दिफा किया है। सुप्रीम कोर्ट आज नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर समाअत करेगा। मरकज की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आजलाना समाअत का फैसला है। बड़े पैमाने पर रेजिडेंट डॉक्टरों के एहतजाज पर मरकज ने इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके की काउंसलिंग के मामले पर अदालत से रुजू किया था। मरकज की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर आजलाना समाअत की दरख्वास्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की क़यादत वाली बेंच से की थी, जिसे कबूल कर लिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों को संग बुनियाद भी रखेंगे। 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के इन प्रोजेक्टों में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना सेक्शन को 4 लेन का बनाना, मुकरियां तिलवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा। इसे घोमन श्रीहरगोबिंदपुर और पुलपक्ता टाउन तक रसाई हासिल होगी। आपको बता दें पुलपक्ता टाउन में मशहूर गुरुद्वारा पुलपक्ता साहिब वाक़े है। इसे दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा के सफर में लगने वाला वक्त आधा हो जाएगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।